आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवीन रोशन राय के स्नेह में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर जो हर पेरेंट्स के मन में होता है, और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ पर कि थेरेपी का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर थेरेपी नाम की कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो बहुत महंगी है, या प्रॉपर लोग अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर समस्या का कुछ हद तक समाधान आज के एपिसोड से हो सकता है। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नई अवधारणा को लेकर, एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसे सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी कहा जाता है। दोस्तों, क्या होती है सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी, कैसे काम करती है, कब काम करती है, और हम उसका घर पे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी को समझने की कोशिश करते हैं। सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेट कहेंगे, किसके लिए फ़ायदेमंद है, पहले हम इसको समझ लें। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ हों। अब सेंसरी इश्यूज़ दो तरह के होते हैं। पहला, सेंसरी सीकर, यानी वो बच्चे जो सेंसरी स्टिमुलेशन को चाहते हैं, ढूंढते हैं, पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेड बैंगिंग, हैंड फ्लैपिंग, बॉडी बैंगिंग या जंपिंग, ऐसे बहुत सारे बिहेवियर होते हैं जिसमें बच्चा सेंसरी स्टिमुलेशन चाहता है, सेंसरी स्टिमुलेशन को सीख करता है, पसंद करता है, पैदा करता है। अब जो दूसरा तरीका है, ये दूसरे बच्चे वो जो सेंसरी अवॉइडर, यानी जहाँ सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको अवॉइड करना। जैसे अगर कुकर की सीटी या कोई ऐसी आवाज़ आई, क्रैकर्स की आवाज़ आई, तो कान पर हाथ रख लेना। जैसे भीड़ से भागना, भीड़ को देखते ही रोने लगना, टो वॉकिंग, यहाँ पे सेंसरी अवॉइड करते हैं बच्चे, सेंसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं। तो अब ये सेट जो है इन दोनों तरह के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, और इसीलिए इसको सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी कहा गया है, जिसमें हम घर पर एक्टिविटीज़ के थ्रू ये काम कर सकते हैं। लेकिन काम शुरू करने से पहले आपको ये पहचानना होगा कि आपका बच्चा है, उसे कोई सेंसरी इशू है या नहीं है। अगर है तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, अगर नहीं है तो शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम ये थेरेपी क्यों करें। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सेंसरी इम्प्रूवमेंट के लिए, सेंसरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा, अटेंशन, कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट जैसी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम ये करेंगे तो इन सब में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी देगा कौन? तो यहाँ जवाब है आप, यानी कि पेरेंट्स। घर में ही करना है, होम में ही करना है, और आपको ही करना है। बड़ा क्लियर है, कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे। कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। बस हमें इतना जानना है कि हमें बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशन देना है। अब यहाँ सेंसरी यानी हमारी ज्ञानेंद्रिय, स्टिमुलेशन यानी एक्सपोजर। तो हमें अपने बच्चों को उस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित नॉलेज या एक्सपोजर देना है, उसको सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, उसको जानकारी देनी है, उसको ये बताना है कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या है। इसी प्रोसेस को हम सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी कहते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी की, तो यहाँ पर
हम इसको शुरू कैसे करें, ये सवाल मन में उठता है। तो शुरू करने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। वो तैयारियां क्या होंगी? अपने बच्चे को जानना सबसे पहली तैयारी है। जनरली ये असेसमेंट कहलाता है। अगर ये एक्सपर्ट करते हैं तो ये असेसमेंट कहलाता है कि बच्चे की कमियों और खूबियों को जानना। उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उसे कौन सी चीज़ उत्तेजित करती है, कौन सी चीज़ इरिटेट करती है, किस चीज़ को वह देख के खुश होता है, किस चीज़ को वह देख के भागता है, डरता है, दुखी होता है या अवॉइड करता है। तो ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप इस थेरेपी को बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ थेरेपी शुरू करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं को समझना होगा। पहला बिंदु है प्रॉपर काइंड ऑफ स्टिमुलेशन, यानी हमें बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जो हम बच्चे को देना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही हो। सही से आशा ये है कि अगर हम उसे गर्म की सूचना देना चाहते हैं तो गर्म पानी से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा, जिसमें कोई नुकसान नहीं होगा और जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जैसी भी इंफॉर्मेशन उसको देनी है उसको बिल्कुल सही मात्रा में प्रोसेस में देना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो रीयूज और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर स्टिमुलेशन, यानी कि जो स्टिमुलेशन हम दे रहे हैं या जो हम देना चाहते हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसे हम बार बार दे सकें, लगातार दे सकें, यहाँ दे सकें, वहाँ दे सकें, हम उसको रीयूज़ कर सकें कई बार। रीयूज़ से मतलब ये है कि हम बार बार उसका इस्तेमाल कर सकें। मूवमेंट यानी कि अगर उसमें मोशंस भी हों, मोशंस से आशा यहाँ है कि गति शामिल हो तो बच्चा बोर नहीं होगा, और बोर नहीं होगा तो वो आराम से उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। जब वो पार्टिसिपेट करेगा और अच्छे मूड से करेगा या अपनी तरफ से करेगा तो डेफिनेटली वो लर्न करेगा, वो महसूस करेगा, वो सीखेगा, उसका ब्रेन उसमें इंटरेस्ट लेगा, वो बच्चा उसके माध्यम से कुछ ना कुछ सीखेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्टिमुलेशन रीयूज और मूवमेंट के लिए कैपेबल होना चाहिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इन्वायरमेंट, वातावरण। जहाँ हम बच्चे को सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी दे रहे हैं वहाँ पर वातावरण यानी आसपास का माहौल जो देखने में और महसूस करने में दोनों ही तरह से प्लीजेंट यानी कि अच्छा होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए। और अगर आसपास का माहौल खुशनुमा होगा, अच्छा होगा, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पाएंगे। और डिस्ट्रैक्शन फ्री यानी ऐसी चीज़ें उस माहौल में नहीं होनी चाहिए जो हमारा ध्यान बांटें, जो हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करें। यानी कि अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ और बगल में कोई म्यूज़िक चल रहा है तो मेरा ध्यान बार बार म्यूज़िक पे जाएगा, ये डिस्ट्रैक्शन है, म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो बच्चे के ध्यान को तोड़े, बांटे, वो नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चे के ध्यान को तोड़ने वाले तत्व ना हों। ये बहुत ज़रूरी है। ये जब बच्चा पढ़ाई करता है तब भी बहुत ज़रूरी होता है, हम कोई काम कर रहे होते हैं तब भी बहुत ज़रूरी होता है। इसे हम अपने ऊपर इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं कि हम अगर प्लीजेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, अगर हम डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो जब हम ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली हमारा बच्चा भी वैसा ही चाहेगा, वो भी अच्छा कर पाएगा। और अगर हम उसको प्लीजेंट इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। हम डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक ही तरह के स्टिमुलेशन का इस्तेमाल ना करें, हम बहुत सारी तरह के स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करें। उनको आपस में जोड़ सकते हैं तो जोड़ें, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें। 2 एक्टिविटी 4 एक्टिविटी को मर्ज करके कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन चाइल्ड होगा, ये बच्चे की स्थिति पर डिपेंड करेगा, उसके हालात पर डिपेंड करेगा कि हम 1 एक्टिविटी करें कि 2 करें कि 4 करें।
ये बच्चे की क्षमता पर डिपेंड करेगा, उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा और हमारे स्किल पर डिपेंड करेगा कि हम उसका कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन जो बच्चे को अच्छे से देख के ये बता सके कि कहाँ पर कमी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ एडिशन की ज़रूरत है, कहाँ चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है, कहाँ एक्टिविटी को मर्ज करने की ज़रूरत है, कहाँ डीमर्ज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारे स्किल इसके सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सारा काम हम एज अ पेरेंट घर पे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ये था पहला पार्ट जिसमें हमने सिर्फ इंट्रो पर बात की है और उसकी तैयारी पर बात की है। अगले अंक में हम बात करेंगे इसके कुछ टिप्स के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपना प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। प्रोटोकॉल यानी कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसकी तैयारी आप कर सकेंगे। और जब आप ये कर सकेंगे तब आप बच्चे को घर पर ही थेरेपी दे पाएंगे, जिससे बच्चे का ब्रेन इंप्रूवमेंट होगा, ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव होंगे, अटेंशन, कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट, लैंग्वेज, स्पीच एंड कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में दिए गए होंगे, क्योंकि वो बच्चे के पहले टीचर के द्वारा दिए गए होंगे, क्योंकि वो उसके कंफर्टेबल जोन में दिए गए होंगे। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है घर पे थेरेपी करने का। दोस्तों, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और अगले अंक के लिए तैयारी करेंगे। अपने बच्चे का असेसमेंट करके रखेंगे कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। सारी चीज़ें, जितनी इन्फॉर्मेशन एक बच्चे के पास हो सकती हैं, वो सारी आपके नॉलेज में, आपकी डायरी में होनी चाहिए। दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राय, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।